कुछ दिन पहले मेरे एक एम्प्लॉय से मेरी बात हुई रिलेटेड टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज, अदर वेस्टर्न नेशंस और कुछ डेवलप नेशंस लाइक जापान, सिंगापुर एंड अदर्स। अब उसके फैक्ट्स भी रेलेवेंट थे। रेलेवेंट इन सेंस लाइक मतलब पार्शल फैक्ट्स, बट काम के थे। बट अपनी तरक्की को डिमीन करना ये भी कोई सही बात नहीं है। अगर आप कहीं पहुंच रहे हो तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। उससे आगे निकलने का एक तरीका बनना चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए किसी भी इंसान के लिए। जो ऐसे रागा टाइप के लोग तो बहुत सारे, राहुल गांधी टाइप के कंटेंट बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोग उसी टाइप की मानसिकता पे हैं, तभी तो उनको वोट भी आते थोड़े बहुत। आज उनसे पूछो कि आपके पास क्या ऐसा पॉजिटिव आइटम है जिससे आप कुछ नया एक्स्ट्रा कर दोगे, दैट मीन्स यूर एडिंग समथिंग समथिंग टू द कंट्री। बट उनके पास खाली नो बोलने के अलावा कुछ होता नहीं है। यू से समथिंग पॉजिटिव, दे विल आर्ग्यू एंड से नो टू इट। वो बंदे समझ नहीं आते। मतलब वो कैटेगरी है इंडिया में लगभग 22-23% की तो कैटेगरी है। 40 से 45% कैटेगरी ऐसी है जो थोड़ा सपोर्टिव है। एक्चुअल में देखा जाए तो पूरा देश 4 से 5% बंदे ही खींच के लेके जा रहे हैं, जो एक्चुअल में पॉजिटिव मानसिकता से मतलब देश के लिए काम करते हैं, अपने लिए भी देश के लिए भी काम करते हैं। क्योंकि हर चीज़ का डोमिनो इफेक्ट होता है, नेगेटिविटी का भी डोमिनो इफेक्ट होता है। एक बंदा नेगेटिव बनता है, 10 बंदों को बना देता है। क्योंकि नकारात्मकता थोड़ी जल्दी पहुंचती है। अब अगर हम यही बात करें, आज उसने मेरे को कंटेंट भेजा था जापान के बारे में। जापान को हमने सरपास कर दिया, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, जर्मनी के आसपास पहुंचने वाले हैं कुछ टाइम के बाद। 1.5 2 साल में जर्मनी को भी सरपास कर देंगे। बट आपको ये नहीं पता कि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, उनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है हमसे। आपको काम करने ही नहीं दिया गया काफ़ी टाइम तक। अगर मैं यहाँ से 1947 जब आप आज़ाद हुए थे, वहाँ से लेके 1951 2026 जनवरी में आपके लॉज डिफाइंड हुए। और वहाँ से लेके लगभग 60 साल तक, 55 से 60 साल मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने राज करा। अब इस पीरियड में आप 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने थे। 2011 के आसपास, 11-12 की बात बता रहा हूँ। वी वर स्टैंडिंग एट 1.8 ट्रिलियन डॉलर टोटल नंबर ऑफ अ जीडीपी। और लगभग 1000-1200 डॉलर के आसपास का हमारा पर कैपिटा इनकम था। अब अगर आज के हिसाब से बात करें, वी आर स्टैंडिंग एट 2026। इस बात को लगभग 13-14 साल हो चुके हैं। 13-14 साल में हमारी इकोनॉमी अराउंड 2.35 टाइम्स बढ़ी है जहाँ से उठाई गई थी। 60 साल में आप वहाँ तक पहुँचे, 10 से 12 साल या 14 साल के अंदर आप यहाँ तक पहुँचे। हर चीज़ को काम करने के लिए एक पेस चाहिए होता है। जापान के अंदर खड्डे नहीं हैं, जापान के अंदर लोगों को तहजीब है। वो एक कल्चर से आती है। अब आप लोगों का कल्चर तो डिस्ट्रॉयड है। अब सोचा जाए कुछ 5,000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। इसमें से मेजर दो जो मेजर सिविलाइजेशन थी वो इंडिया की थी। मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट में हमारा ही पार्ट था। आज की डेट में अलग है। हम जिस तरह से रहते थे, लोग जंगलियों की तरह रहते थे, हम लोग सिविलाइज थे। बट आज की डेट में जिस तरह से हम रहते हैं, हम अल्ट्रा जंगली की तरह बिहेव करते हैं। ट्रेनों में बिल्कुल ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह घूम रहे होते हैं। बहुत अगली हम लोगों को प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। बट वो बीजेपी तो नहीं करा रही है, वो तो आप लोग ही कर रहे हो ना। अब आप गंदगी करोगे तो घर घर में जाके थोड़ी किसी को बताया जाएगा कि तमीज़ से रहना ऐसा होता है। वो माँ बाप अपने बच्चों को जो सिखाते हैं वही बच्चे आगे सीखते हैं। और या तो उनका इन्वायरमेंट या उनका सर्कल इस तरह का होता है कि वो गंदगी टाइप के बन जाते हैं। मतलब कूड़ा फेंकना, चीज़ें करना, मतलब हमारे यहाँ पे आम बात है। इसके ऊपर टैक्सेशन लगा दो तो मैं आज भी आपको गारंटी दे रहा हूँ, कल अगर 10,000 रुपये का मैं अगर मतलब कुछ ऐसी पोजीशन पे होता तो 10,000 रुपये का मैं चालान लगा देता, कोई गंदगी फैलाता हुआ दिख गया तो। उसके बाद अगले दिन ही मेरे को गद्दी से उतार के फेंक दिया जाएगा। दिस इज़ इंडिया।
रियलिटी ऑफ इंडिया। अब हम आते हैं जापान के ऊपर। 1947 में आप आज़ाद हुए। 1945 में यूएस ने जापान पे न्यूक्लियर अटैक करा, और उसके बाद जापान को बोला गया कि आप अपनी आर्मी वगैरह नहीं बनाएंगे, आपको हम फाइनेंशियली फुल सपोर्ट करेंगे, आपकी कंपनीज बनाएंगे, आपकी चीज़ों को हम प्रमोट करेंगे अपनी कंट्री के अंदर। तो जापान को तो फुल साइज सपोर्ट मिल गया एक तरह से, वो कुछ भी बनाए अपना यूएस में बिक जाएगा। धीरे धीरे के कंपनीज, आपकी टोयोटा, आपकी होंडा, मोटर लेवल की कंपनीज उन्होंने जर्मनी के सामने खड़ी करी। हालांकि जर्मनी की थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन, उनकी क्वालिटी और उनकी लग्जरी थोड़ी डिफरेंट थी इनसे। सोनी वगैरह ये सब कंपनीज उसी टाइम से धीरे धीरे करके, पहले कुछ बिजनेस में थी, फिर किसी बिजनेस में आई, बट एंड ऑफ द टाइम उनके पास एक डायरेक्ट सपोर्ट था यूएस का। और यूएस क्या था? यूएस एक ऐसी इकोनॉमी था जो आज भी है, देखा जाए तो, अ, जिसके ऊपर कंट्रोल था डॉलर का। मतलब दुनिया डॉलर से चलती है, आज तक डॉलर से ही चलती है, और यूएस उसे कंट्रोल करता है। अब आपके पास अगर डायरेक्ट एक्सेस है किसी मार्केट का, लगभग उस टाइम पे 18-19 करोड़ लोग रहते होंगे यूएस में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने एग्जैक्ट डेटा नहीं पढ़ा इस चीज़ पे। आज की डेट में 33-34 करोड़ बंदे यूएस में रहते हैं। उनका अगर आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया, दैट मीन्स आप कुछ भी बनाओ, आपकी समृद्धि तो गारंटीड है। अब उस टाइम के बाद जब आपके पास पैसा आना शुरू होएगा, फ्लो होगा, तो आप क्या करोगे? घर पे रख दोगे पैसा, संभाल के रख दोगे, उसे कहीं इन्वेस्ट करोगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओगे, अपने लोगों को मतलब एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक चीज़ों में आप डालना पसंद करेंगे। धीरे धीरे करके चीज़ें तैयार होनी शुरू हो जाती हैं कंट्री वाइज। मतलब एक नेशनलिज्म भी उसमें होता है, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी उसमें होती है। और जब किसी कंट्री को सामने से बोले कि हाँ ठीक है, आप पे न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी है यूएस का, आपको पैसे भी मिलेंगे और आपका हम माल भी खरीदेंगे, तो धीरे धीरे करके जापान बढ़ गया। अब हम बात करें 1980s के आसपास की, 80s एंड अर्ली 1990s की। यूएस को जापान दिखना शुरू हुआ कि जापान तो फटाफट भाग रहा है, हमारे को भी सरपास कर जाएगा, हमसे ही कमा रहा है। अब जापान ने उनके यहाँ पे बहुत सारे क्लॉज लेके आ गए, बहुत सारी फाइनेंशियल बेस्ड उनके इंस्ट्रूमेंट उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐड कराए। वहाँ से जापान स्लो डाउन होना शुरू हुआ। अब चाइना की हम बात करते हैं। चाइना हमारे से काफ़ी आगे क्यों है? इंडिया की बिल्कुल आखिरी में बात करेंगे, सो दैट यू हैव अ व्यू कि जापान, चाइना और नियर बाय नेशंस कैसे बढ़े हुए। चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन था, बहुत बड़ा कम्युनिस्ट नेशन था, अपार्ट फ्रॉम रशिया दूसरे नंबर पे चाइना ही था। बट दोनों अलग अलग अपनी परिभाषाएं रखते थे कम्युनिज्म को लेके। वो रशिया लेनिन की तरफ जाते थे और ये मार्क्स की तरफ जाते थे। और माओ जेडोंग वाला सिस्टम चलता था। हालांकि चाइना और इंडिया लगभग बराबर लेवल पे ही थे, पर इंडिया ने नाम पकड़ा नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो यूएस भी उससे खफा था। रशिया ने थोड़ा सा ट्राई करा, बट रशिया के पास भी हम तब तक गए नहीं। बट काफ़ी हद तक हम अलाइंड अपने दिमाग से रशिया की तरफ थे एज़ कम्पेयर टू यूएस, क्योंकि ब्रिटिशर्स एंड यूएस वर मोर लेस सेम काइंड। और अभी अब आपको आज़ादी मिली थी, बट थोड़ी सी गलती हो गई उस टाइम की। नॉन अलाइंड मूवमेंट हमने चलाया भी, बट छोड़ो, उस बात को हम बाद में करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट चाइना। चाइना जब तक माओ था, माओ तब तक चाइना ने कोई ऐसी प्रगति नहीं करी। मतलब उसने बहुत बेवकूफ़ों वाले काम करे, गुरैया मार दी, चीज़ें बिल्कुल ऑड। अल्ट्रा तानाशाह होना भी बेकार बात है। मतलब कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं। अब जब माओ का टाइम गया, उसके बाद डेन जियाओपिंग आए। डेन जियाओपिंग थोड़ा सा विजनरी लीडर। उस टाइम यूएस को रिक्वायरमेंट क्या थी? क्योंकि कम्युनिज्म पूरी दुनिया में बढ़ रहा था। अब कम्युनिज्म को किसी तरह से तो रोकना है। अगर मैं किसी ऐसे अलाइंड मेंबर को इनडायरेक्टली अपने पास ले लूँ, जैसे इफ आई एम अमेरिका एंड you are USSR, and there is a third party who is also one of our supreme in terms of communism.
अगर वो किसी तरह से मेरे पास धीरे धीरे करके आ जाए तो कम्युनिज्म जल्दी फैलेगा नहीं, कैपिटलिज्म खड़ा रहेगा, क्योंकि उस टाइम कैपिटलिज्म बूम बूम कर रहा था। और कम्युनिज्म भी बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर उसको रोका गया क्योंकि चाइना इनके साथ इंडल्ज हो गया। अब चाइना ने भी इनडायरेक्ट इंडल्ज करा। उसने कहा मैं कुछ बेचूंगा नहीं आपको, मतलब लैंड वगैरह में आपको कुछ बेचूंगा नहीं, आपको कोई चीज़ चाहिए तो मैं लीज पे दे सकता हूँ। इतने पीरियड के लिए आपके लिए लीज होगी, आप टेक्नोलॉजी लेके आओगे और यहाँ पे हमारे लोग उस टेक्नोलॉजी पे काम करके आपको लेबर इंटेंसिव रेट पे चीज़ें बना के देंगे। अब यूएस को ही लगा हाँ यार हमारा फ़ायदा है। अब यूएस से गलती क्या हो गई, यूएस ने जो टेक्नोलॉजी बनाने में 40-50 साल लगाए थे या 60 साल लगाए थे किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बनाने में, अब वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गई चाइना के पास। क्योंकि आपको माल बनाना है तो टेक्नोलॉजी दोगे तभी तो वो माल बना के देगा आपको। अब चाइना ग्राउंड ज़ीरो पे ही उसे लगभग वो वाले 60 साल फ्री हो गए उसके लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आ गई। अब उसने कहा कि आईपी लॉज तो हमारे पास कोई खासे स्ट्रॉन्ग है नहीं। आईपी लॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज की बात करते हैं, जिसमें आपने कुछ बनाया तो उसकी मतलब एक आईपी लॉ उस पर अटैच हो जाता है, तो दुनिया में बिना आपके कंसर्न के वो चीज़ नहीं बन सकती। दिस इज़ हाउ द लॉ वर्क्स। बट चाइना में आईपी लॉज नहीं है। आज की डेट का मेरे को आइडिया नहीं है, बट तब तक तो नहीं थे। अब चाइना ने धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू करा। बहुत सस्ते में माल बनाते थे, बहुत ही सस्ते में माल बनाते थे। उन्होंने पहले बनाना सीखा। आप सोच नहीं सकते, जब 2008 में क्राइसिस आया था, ये आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उन्हीं दिनों पे जापान के ऊपर भी एक अर्थक्वेक आया था। और उनके कई जगहों तो ऐसा भी हुआ था कि उनके न्यूक्लियर साइट्स जो थी, मतलब जैसे न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होती है उनके यहाँ, लाइट वगैरह मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वहाँ पे भी उनको बहुत दिक्कत हुई थी। तो जापान वहाँ से डिक्लाइन होने शुरू हुआ प्रॉपरली, और चाइना का वहाँ से एक्चुअल राइज होना शुरू हुआ। लोगों को पता लगने लगा कि चाइना अब कुछ डिफरेंट लेवल पे काम कर रहा है, क्योंकि तब तक वो दुनिया भर में अपना सस्ता सामान बेचना शुरू कर दिए थे। पहले ऐसा बोला जाता था कि चाइना का माल चला तो चांद तक, नहीं तो बकवास। मतलब इतना सस्ता था, आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता था, ले लिया। जैसे क्रिसमस की लाइटें भी होती थी पहले, दिवाली में हम लोग 25 रुपए की लाइट लेके आते थे। इंडियन लाइट्स या कोई दूसरी टाइप की लाइट लेके आते थे, बहुत महंगी होती थी। एक्चुअली में मैंने तो 12-13 रुपए की भी लाइट भी ली है बचपन में। पर वो उसमें भी प्रॉफिट बनाते थे। और मेरे को नहीं पता कितना प्रॉफिट बनाते हैं, 10%, 12%, 5%, बट माल बिकता था उनका। उन्होंने माल बेचना सीख लिया था दुनिया भर में। अब 2008 का जब टाइम आया तो चाइना अकेली ऐसी कंट्री थी जिसके पास कैश रिजर्व था, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा माल चाइना ही बेचता था। तब तक धीरे धीरे करके वो एक तरह से फैक्ट्री का ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल अपने पास अपने नाम पे करना शुरू कर दिया था। इट वॉज नॉट 100% फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम टू, बट उनका स्टार्ट हो गया था कि लोग उसे रिकग्नाइज करना शुरू कर दिए थे। अब आपके पास पैसा है, दुनिया में पैसा नहीं है। उन्होंने फिर अपना दिमाग चलाया कि हम इसको दुनिया भर में लोन भी दे सकते हैं और दुनिया भर से काम भी कर सकते हैं। आपके पास जब नई इनकम खड़ी होगी, और आपको फ्री में सपोर्ट यूएस ने दिया। यूएस उसे जीएटीटी में लेके आया, डब्ल्यूटीओ के अंदर लेके आया। वो सारे यूएस बेस्ड ब्रांड्स हैं एक तरह से। मैं आपको बोलूँ, आईएमएफ हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, इसके अंदर डब्ल्यूटीओ हो गया। इसमें मेजर पार्टी जो है, सबसे बड़ा चंक है यूएस का। अब यूएस को यूएसएसआर से चाइना को दूर करना था, और उसने इनडायरेक्टली वो करना शुरू करा, बट आखिरी में नुकसान यूएस का ही हुआ इसमें, जो अभी नुकसान झेलना शुरू कर दिया उन्होंने। चाइना सबको माल बेच रहा है, चाइना के पास पैसा भी आ रहा है। अब जब पैसा आएगा तो सिंपल सी बात है, जैसे जापान को आपने लिवरेज दी थी, उसी टाइप की इनडायरेक्ट लिवरेज आपने चाइना को दे दी। बट आपको ऐसा लगा कि चाइना ये सब चीज़ें बनाता रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा। बट आपने कैसे सोच लिया, चाइना और इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है ये, बल्कि इंडिया सबसे ज़्यादा दिमागदार बंदे हैं पूरी दुनिया में आज तक। अब मेरे को नहीं पता ये ब्लड लाइन से आती है या हमारी मिट्टी में कुछ ऐसा है या हम जो खाना खाते हैं क्या है, बट हमारे दिमाग बहुत डिफरेंट होते हैं। पूरी दुनिया के सीईओ, मेजर कंपनीज के जो सीईओज होते हैं, या जो अपर लेवल का मैनेजमेंट होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक इंडियन एक क्रूशल रोल पे बैठा होगा। इवन यूएस की तो लगभग काफ़ी कंपनीज में है।
यूएस छोड़ो, यूरोप चले जाओ, कहीं भी चले जाएं, कहीं ना कहीं आपको एक मेजर चंक इंडियंस का मिलेगा ऑन अ वेरी कॉम्पिटिटिव जोन। चाइना का भी मिलेगा, बट चाइना कम से कम है इस मामले में। अब चाइना ने सारी चीज़ें आगे बढ़ने के लिए करी। अब उनको टेक्नोलॉजी मिल गई, अब वो फ़ोन बनाने शुरू करे। पहले उनके हल्के फ़ोन आए थे, मेरे को ध्यान है 2008-9 का टाइम था। मैं 12th स्टैंडर्ड में था, नहीं 12th स्टैंडर्ड में, आई वाज इन बीबीए। उस टाइम पे उनके ऊट पटांग से फ़ोन आते थे, किसी में आवाज़ बहुत तेज़ आ रही, किसी में बेस साउंड आ रही, किसी की कैसी शक्ल है, किसी के टच स्क्रीन है, किसी में टीवी चल रहा है। उस टाइम पे नोकिया वॉज अ डोमिनेंट प्लेयर, मतलब नोकिया सबसे बड़ा प्लेयर था उस ज़माने में। धीरे धीरे करके एंड्रॉयड उन दिनों जन्मा ही था। एंड अगर मैं, मतलब मेरे हिसाब से पहला इक्का दुक्का फ़ोन आया होगा एंड्रॉयड का उस टाइम पे। बट प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस फ़ोन खाली नोकिया पे थे, और उसके बाद फंकी फ़ोन्स जो लेके आए थे वो चाइना लेके आया था। तो उनको लगा कि महंगा 3,000 3,500 का फ़ोन अगर हम नोकिया के लेते हैं तो मेरे को बिल्कुल बेकार सा नॉन कॉन्सेप्चुअल फ़ोन मिल रहा है। बट अगर हम चाइना का फ़ोन ले रहे हैं तो 3 3,500 में हमारे को लगभग ऐसे फीचर मिल रहे हैं कि जिसमें टनाटन मज़ा आ रहा है। हम टीवी तक देख पा रहे हैं उसमें, मतलब एंटीना से आप केबल देख पा रहे हो, टीवी देख पा रहे हो उसके अंदर। उस टाइम केबल कल्चर होता था। और मतलब वो चीज़ उनको थोड़ा नया बूस्ट मिला। फिर वहाँ से उन्होंने अपनी नई कंपनी स्टडी करी एप्पल के अंदर। मतलब फॉक्सकॉन वगैरह जब एप्पल मार्केट के अंदर आया तो उन्हें भी ऐसा सिस्टम चाहिए था कि जो सस्ते में माल उनको बना के देते, बट क्वालिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो चाइना ने बहुत सारी चीज़ें सीखी और उसके अंदर कॉम्पिटिटिव लेवल पे बढ़िया काम करा। उसमें उनका गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था। गवर्नमेंट तो देखो हर कंट्री में सपोर्ट करती है, यूएस भी अपने एग्रीकल्चर को बहुत तगड़ा सपोर्ट करता है, तभी उनका बहुत सस्ता एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं। अब चाइना पे पैसा है, चाइना के लोगों पे पैसा है, वो खर्च भी करेंगे। इतने सारे लोग, लगभग 130 35 40 करोड़ लोग चाइना के अंदर हैं। धीरे धीरे करके सब समृद्ध होने शुरू हो गए, लोगों के पास पैसा है जेब में, लोगों ने खर्चे करने शुरू करे, पर वो समझदारों की तरह खर्चा करते हैं। नॉट अनलाइक इंडियंस, हम लोग शो ऑफ में ज़्यादा खर्चा करते हैं, उनको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना खर्चा करते हैं। अगर मेरे को इतनी ही रिक्वायरमेंट है, मैं उससे 10 15 20% का खर्चा और कर लूँ। दिस इज़ देयर साइकी। तो उनके पैसे बैंक में भी पड़े हुए हैं, और जितना खर्चा करना था उसके लिए प्रोडक्ट्स भी उन्हीं के कंट्री के अंदर डिज़ाइन हो गए। मतलब चीज़ें भी मिल रही हैं, सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, और उसी करेंसी में पेमेंट्स हो रही। और चाइना को दुनिया में तो माल बेच ही रहा है वो, तो फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ रहा है। फॉरेक्स रिजर्व के साथ वो दुनिया का डेट भी खरीद रहा है। यूएस का मोर देन $2 ट्रिलियन का उस पर डेट खड़ा हुआ है। मतलब आज अगर चाइना यूएस का डेट बेचना शुरू करे तो यूएस पैनिक हो जाएगा बहुत बुरी तरह से। इंडिया पे भी है, बट इतना नहीं है। अब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी चाइना की ग्रोथ की जब डेन जियाओपिंग आया था। और मैंने आपको स्टोरी बता दी कि यूएस को भी रिक्वायरमेंट थी चाइना की। इंडिया उस टाइम मान नहीं रहा था, और इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज पाकिस्तान बगल में था एंड यूएस यूज टू सपोर्ट पाकिस्तान। तो इंडिया के साथ हाथ मिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था उनके लिए। चाइना की ग्रोथ स्टोरी खड़ी हो गई, जापान की लैप्स हो गई, अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे जाते हैं। इंडिया की प्रॉब्लम 1947 से ही स्टार्ट हो गई थी। इंडिया बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेता है। ये हमारे मंत्रियों में भी, और जो ऊपर के लेवल के जो बंदे थे वो इतने पक्के दिल के नहीं, या इतने स्ट्रांग नहीं रहे। वो अपने आप को डिप्लोमेटिक कहते तो ज़रूर रहे, बट अंदर वाला दम, मतलब एक करिश्मा होता है ना, एक करिश्मा शक्ल का होता है, एक करिश्मा इंटरनल होता है। जैसे कोई भी चीज़ हो गई उसके पीछे फैक्ट्स होने चाहिए कि अगर ऐसा हो गया तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। बट उस टाइम चीज़ें होती गई। अब नई नई सत्ता किसी के हाथ में ही, पहला प्राइम मिनिस्टर कोई बना है तो उन्होंने क्या करा कि लाइसेंस राज मार्केट में लेके आ गए। आपको कोई भी कंपनी खोलनी है, आप इससे ज़्यादा माल नहीं बेच, ऐसा कभी होता है कि आप इससे ज़्यादा सामान नहीं बेच सकते, ऐसे तक लॉस थे हमारे पास। 50 से 70% तक का टैक्स हम लगा देते थे चीज़ों पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इम्पोर्ट ड्यूटी जो दुनिया से माल आ रहा है, मैं आपको वो बात कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान में सामान बन रहा है।
आज की डेट में इसे हम जीएसटी टाइप का एक्सटर्नल टैक्स कहते हैं। 50% से भी ऊपर होता था कुछ आइटम्स के ऊपर। लोगों के पास पैसा बहुत कम था, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स गए थे तो इतना पैसा कुछ छोड़ के नहीं गए थे, सब लगभग सब कुछ लेके चले गए थे, ज़ीरो, ग्राउंड ज़ीरो से बनाना था। बट हम उसे बहुत जल्दी बना सकते थे। बट उस टाइम की पॉलिसीज़ थोड़ी डिफरेंट थी। हमने लाइसेंस राज ख़त्म करा 1991 में। चाइना में लाइसेंस राज ख़त्म हुआ 1970s के दशक में, डेन जियाओपिंग के टाइम में। तो हम वैसे ही उससे 20 साल पीछे हो गए। जब आप 20 साल किसी चीज़ से पीछे हो जाते तो उसका पेस भी तो बढ़ेगा ना। अगर आज आप 8% से बढ़ रहे हो तो वो 12% किसी ज़माने में बढ़ चुका है चाइना, क्योंकि उस टाइम का टाइम अलग था। आज सोशल मीडिया का टाइम है। आज दुनिया ज़्यादा ग्लोबली कनेक्टेड है। आज खाली चाइना नहीं है, आज खाली इंडिया नहीं है। आज दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ बिक रहा होता है। बट हम कॉम्पिटिटिव हैं। हमने अपनी जो टाइम लैप्स, हमने जो पीछे टाइम अपना ख़राब कर दिया, उसको हम कोशिश कर रहे हैं इस टाइम से कि फटाफट चीज़ें हों। हमारे पास खड्डे भी हैं, हमारे को सिविक सेंस भी नहीं है। अब सिविक सेंस जा जा के कोई घर पे नहीं सिखा सकता किसी को कि यहाँ थूकना नहीं है, यहाँ गंदगी नहीं फैलानी। सोचने वाली बात है, 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने शौचालय बनाए। मतलब सोचने वाली बात है। हम लोग टट्टी कहाँ कर रहे थे, हम व्हाट वी वर डूइंग एट दैट टाइम। हम खुले में आज भी पॉटी कर देते हैं जो गांव वाले हैं। अब उनको जा जा के, अब या तो डंडा मार के उनको सिखाओ, क्योंकि डंडा मार मार के एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आता है कि आदमी सीख जाता है। आदमी कहता है नहीं यार ये तो मारेगा, लेट्स नॉट डू इट। फिर वो एक आदत में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो उसके लिए आपको डेमोक्रेसी ख़त्म करनी पड़ेगी। ईदर यू लिव इन डेमोक्रेसी और यू हैव टू हेट डेमोक्रेसी। तभी आप मतलब एक लेवल अचीव कर पाएंगे। आज हम कोई भी पॉजिटिव चीज़ मार्केट के अंदर लेके आते हैं, वी हैव 10 नेगेटिव्स फॉर इट। अगर आपने एक चीज़ पॉजिटिव लेके आए हो तो 10 बंदे आपके टांग खींचने के लिए नेगेटिव नेगेटिव बोल के एक प्रोपागेंडा मार्केट में फैला देते हैं, जो 5-10% ऊपर नीचे होता है उसमें। बट मार्केट को क्या लगता है, लोगों को क्या लगता है, यही हो रहा है, बस यही हो रहा है। अब कुछ लोग जो नकारात्मक होते हैं, जिनके पास हाई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती है, या मतलब करेज नहीं होता, वो लोग इसमें जल्दी फॉल इन होते हैं, जल्दी घुस जाते हैं नकारात्मक चीज़ों में। आदमी अगर पॉजिटिव रहे और बुद्धि से काम ले तो 50 बार नहीं गिरेगा, एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, सीखेगा, बट कभी ना कभी कामयाब हो जाएगा। बट कोई अगर नकारात्मक है, वो जाएगा ही नहीं, ना वो गिरने जाएगा ना वो चलने जाएगा, वो वहीं खड़ा रहेगा। बट हाँ, क्रिटिसाइज करेगा। दैट इज़ अ नेचर इन दीज नकारात्मक कैंडिडेट्स वी हैव इन इंडिया। इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में है। पर इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है कि अगर मैं सबको कैलकुलेट करूं तो पूरी दुनिया के बराबर इंडिया में हो जाएंगे। अब बात समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं 2009 के टाइम पे, या 2004 के टाइम पे, या उससे थोड़ा सा पीछे और बात कर लेते हैं। अब हम आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। इंदिरा गांधी के बाद कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट इंडिया में नहीं बनी। पहली स्टेबल गवर्नमेंट हम कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, वो भी थोड़ी टूटी फूटी सरकारों को मिक्स करके बनाई गई, बट फिर भी एक कॉम्पिटेटिव सरकार थी। उस टाइम पे इंडिया शाइनिंग का नारा चला। इंडिया रोड नेटवर्क्स कनेक्ट कर पाया। उस टाइम पे लगभग हम अगर मोटी मोटी बात करूं तो दुनिया का चौथे नंबर का हम रोड नेटवर्क बना चुके थे। इंडिया से बड़े देश भी हैं, उनके पास भी इतना रोड नेटवर्क नहीं है, आज भी नहीं है। इंडिया इस टाइम 40 किलोमीटर पर डे पे बना रहा है रोड्स, पर डे 40 किलोमीटर्स। अगर हम ये यूपीए के टाइम पे चले जाएं, ये थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, यूपीए तक ही चलते हैं, तो ये नंबर था 17 से 18 के बीच में। इस टाइम हम लोग 40 किलोमीटर एन आर पे बना रहे हैं, अ डे पे बना रहे हैं। मतलब 40 किलोमीटर की रोड हम पर डे बना रहे हैं। एक बार तो हमने 100 किलोमीटर की रोड एक दिन में बना के दिखाई है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पर अगर हम एवरेज की बात करें तो 40 के आसपास है। अब धीरे धीरे करके इकोनॉमिक्स है, इतना बड़ा देश है, सबको एकदम से आप गोदी में लेके नहीं घूम सकते। आपको कुछ बंदे
कुछ बड़े बंदे आपको अपने कंधों पे बिठाने पड़ेंगे, जैसे रिलायंस हो गया, अदानी हो गया, और कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर जो हज़ारों या लाखों बंदों को नौकरी दे सके। अब एक डेटा ये भी चलता है कि इंडिया में खाली 1% लोगों पे संपत्ति है। क्या आप बात कर रहे हो भाई? आप अपने घर जाके देखो, अगर टोटल संपत्ति भी निकलेगी तो एक आधा करोड़ तो आपके पास भी निकल जाएगी आज की डेट में। एक आधा 2 करोड़ पे कुछ भी नहीं होता, वैल्यू नहीं है इतनी। बट हाँ, अगर चीज़ें आपको इंपोर्ट ना करनी पड़े तो इस चीज़ की भी वैल्यू काफ़ी हद तक खड़ी हो जाएगी। लोग गरीब हैं, लोग यूएस में भी गरीब हैं। इट्स अ डेवलप्ड इकोनॉमी यूएस। जर्मनी में लोग जर्मनी में भी गरीब हैं। लोग आज चाइना में भी गरीब हैं। सारे बंदे अमीर नहीं बन सकते। दैट इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट। दिस इज़ नॉट द वे हाउ इकोनॉमी वर्क्स। कुछ ना कुछ सिस्टम ऊपर नीचे चलेगा और वो ज़िंदगी भर चलेगा। अब जहाँ तक हम 1-2% की बात कर रहे हैं लोगों के पास वेल्थ, हाँ ठीक है, अगर कोई अल्ट्रा बिजनेसमैन है तो उसके पास वेल्थ जाएगी। यूएस का वेल्थ रेशियो किसी ने आज तक चेक नहीं करा। इंडिया पे सब गाना गाते हैं। बिल गेट्स के पास कितनी वेल्थ है? आज से नहीं है, बहुत पुरानी वेल्थ है। एलॉन मस्क पे कितनी वेल्थ है? अगर इन सब की वेल्थ कैलकुलेट करेंगे तो इंडिया के 2-3 टाइम्स के आसपास बैठेगी। मतलब अगर हम अपने रेशियो से कि किस पास सबसे ज़्यादा वेल्थ है, कितने लोगों के पास वेल्थ है, तो आसपास ही बैठेंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं बैठेगा। बट हाँ, वो एक क्रेडिट इकोनॉमी है और वो पुरानी 70-80 साल से पैसे कमाती हुई इकोनॉमी है। तो ऑफ कोर्स उनके पास पैसा होगा, उनके लोगों के पास भी पैसा होगा। आप अब कमाना शुरू करें। आपने 91 में रिफॉर्म्स डाले हैं जिसका इम्पैक्ट 20-25-30 साल के बाद होना शुरू होता है। इस टाइम हम रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं। रोज़ हम कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लाने की कोशिश करते हैं कि जिसका हमारे को 5 साल, 7 साल, 8 साल में कुछ इम्पैक्ट मिलना शुरू हो। ये पेपर पे लिखी हुई कॉपी के अंदर एक कंटेंट नहीं है कि होमवर्क दिया था क्लास टीचर ने सुबह और मैं होमवर्क करके चला गया तो क्लास टीचर ने बोला 10 आउट ऑफ 10। दिस इज़ नॉट द वे हाउ इकोनॉमी वर्क्स। आपको आज कुछ करना है, आप आज कुछ करोगे, फिर उसका इम्पैक्ट आपको कुछ टाइम के बाद मिलेगा। साल 2 साल का भी इम्पैक्ट कुछ नहीं होता, 5 साल तक तो इम्पैक्ट आने में लग जाता है किसी भी चीज़ को। इसके लिए एक जागरूक इकोनॉमिस्ट या थोड़ा बहुत भी जो इकोनॉमी समझता हो, या फिर थोड़ा बहुत जिसने अपनी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बुकों में इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, उसको समझ आती होगी। या तो बेचारा खाली क्लास में आके खाली सोता रह गया हो तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता ना। एक नकारात्मक और पॉजिटिव आदमी में बस यही फ़र्क होता है कि वो समझ सकता है। एक पॉजिटिव आदमी अपना दिमाग खोल के सारा ज्ञान लेता है, उसमें से डिकोड करता है कितना उसके काम का था, वो अपने पास रख लेता है। जितना उसका फालतू का था, नकारात्मक कंटेंट, सारा अपने यहाँ से निकाल देता है। बस ये एक डिफरेंस इंडिया में लेके आना है। नकारात्मक लोगों को ज़्यादा सुनना नहीं है, पॉजिटिव लोगों की सारी बात सुननी है। उनके पास भी जो अच्छी बातें हैं उनको लो। जो आपको समझ आता है कि ये करने से ऐसा हो जाए, उस पे आप भीड़ भी खड़ी करो। भीड़ इन सेंस लाइक सोशल मीडिया पे भीड़ खड़ी करो। उस टॉपिक पे हम लोग आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, हम लोग डिबेट्स कर सकते हैं। बट नेगेटिवली क्रिटिसाइज करना डज नॉट मेक एनी सेंस। उसको हम ह्यूमन नेचर नहीं मानेंगे, क्योंकि भौंकते तो कुत्ते भी हैं। और भौंकने वालों को हम आजकल रागा कहते हैं। क्योंकि अगर आप 10 साल का पूरा टेन्योर पकड़ो, कुछ भी नहीं होता उस आदमी के पास बोलने के लिए। और जो लोग उसके सपोर्ट में हैं, भगवान उनको संपत्ति दे। संपत्ति तो तभी आएगी जब सद्बुद्धि आएगी। बट आप इस टाइप के नेगेटिव लोगों के साथ जब जुड़े रहोगे तो पता नहीं जाके कौन से खड्डे में जाके गिरो आप। इट्स बेटर टू गो लाइक अंधभक्त until you understand something। अगर मैं कोई काम की चीज़ किसी को बता रहा हूँ और लोग मेरे को अंधभक्त कहना शुरू कर दें, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को जो चीज़ समझ आती है मैं उतना ही एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ कमेंट करना है, गाली देनी है, यू कैन डू इट, यू आर मोस्ट वेलकम। बट बी एजुकेटेड in terms of economic, in terms of social life, in terms of positivity।
आप बड़े तभी बन पाएँगे जब आप बड़ा सोच पाएँगे, जब आप ये सोच पाएँगे कि दुनिया में ये हो सकता है हमारे लिए। दुनिया में जिसने जो कर लिया वो तो कर लिया। चंद्रयान आखिरी टिप पे खाली इंडिया भेज पाया अभी तक। बाकी सो रहे थे क्या? भेज दो ना अपना। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसरो ने 140 सैटेलाइट एक बार में लॉन्च करी है और इसरो पे पैसा भी नहीं होता है उसके बाद भी। Competitiveness does not come with negativity. You can be competitive only once you become a positive person. The moment India possess 50% of positive people, India would be a world leader. If you're expecting a world leadership in the next 50 years, you might expect in 15 years. It totally depends what is your bloody mindset. Set your mindset to the positive level and you will achieve all all the aspects, everything in a lesser time. बिकॉज आपका दिमाग काम करेगा कि उसको मैं जल्दी कैसे करूं। नेगेटिव आदमी का नहीं करता। नेगेटिव आदमी खाली बकवास करके चले जाता है और जब कोई फैक्ट्स बताया तो वो अनबक बन जाता है। दिस इज नॉट गुड थ्योरी। मतलब ठीक है, लोग हैं, हर तरह के होते हैं। आधे घंटे का कंटेंट मैंने बोल दिया, इट इज़ वेरी बिग। मेरा मन करा, मैंने बोला, अच्छा लगा तो समझो, बाकी ठीक है। गुड बाय। भारत माता की जय।